स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि पुष्पी पौधों में किस तरीके से जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है। जो पुष्पी पौधे होते हैं वो पौधे जिनमें कि पुष्प लगते हैं और पुष्प के द्वारा उनमें जनन होता है, वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परागण क्या है। किसी भी पुष्पी पौधे में जनन के लिए परागण मेन प्रक्रिया होती है। परागण के जरिए ही किसी भी जीव में निषेचन होता है और नया फल और बीज बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जनन के लिए वो होता है परागण। ठीक है, परागण का मतलब हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश में इसको पॉलिनेशन बोला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनके एक ही पुष्प में मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों होता है। जो मादा जनन अंग होता है उसको जायान या स्त्री केसर बोला जाता है। और जायान या स्त्री केसर में तीन हिस्सों को शामिल किया जाता है। अंडाशय को शामिल किया जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जिनसे कि बीजों का निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है। उसके बाद वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है इस बारे में, पूरे फूल की संरचना बता दी है कि कौन कौन से उसमें मादा जनन अंग होते हैं और कौन कौन से नर जनन अंग होते हैं। तो एक बार इसमें हम फिर से बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये फूल है, ऐसे मान लो, बहुत अच्छा फिगर नहीं है फिर भी समझने के लिए काफी है। यहाँ पर ये ऐसी एक संरचना होती है, यहाँ पर होते हैं ये बीजांड होते हैं। ठीक है, ये एक पुष्प की संरचना होती है। ये यहाँ पे ये दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज इसी तरीके के और होते हैं। ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ। तो ये पुष्प है और पुष्प का ये जो जनन ये अंग है, इसमें ऐसे एक संरचना होती है, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ये होते हैं, परागकोश होते हैं। इस तरीके का आप देखेंगे तो गुड़हल के फूल में बिल्कुल साफ ऐसे ही नजर आएगा, सरसों के फूल में बिल्कुल ऐसे ही साफ साफ नजर आता है। ये आप मटर के कोई भी पुष्पी पौधा हो उसके फूल में जब आप देखेंगे तो ऐसी संरचना बनी रहेगी। ठीक है, तो ये एक पुष्प होता है, उसकी संरचना है। ये जो होता है बाह्य दलपुंज जो होता है, इसको मैंने बताया था कि हरे कलर का होता है। ये भोजन निर्माण का कार्य करता है। और ये जो दलपुंज होते हैं ये रंगीन होते हैं, जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने का काम ये दलपुंज करते हैं। और उसके बाद ये जो हिस्सा होता है ये, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और इसको वर्तिका बोला जाता है। और इसको जो ये है गोल गोल अंडे के आकार का, ठीक है, इसको अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाशय। तो ये जो है गोला गोला हिस्सा ये अंडाशय है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक ही पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। तो वर्तिकाग्र मतलब वर्तिका का अगला हिस्सा, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये चिपचिपा होता है यहाँ पर, ताकि जब कीट आए और उसमें जो परागकण चिपके रहे कीट के पास, या हवा के माध्यम से आए तो इसमें चिपक के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अंडाशय में ये वर्तिका होती है। और ये जो हिस्सा अंडाकार होता है ये अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर ये बीजांड होते हैं जिनमें कि उनका निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है। ठीक है, इतना हो गया। और ये जो होते हैं ये है परागकोश। ये जो यहाँ पे ये हिस्सा है ये परागकोश होते हैं। और ये जो होते हैं डंठल जो बना हुआ है ये पुतंतु होते हैं। ठीक है, और इन्हीं परागकोशों में अब बात कर लेते हैं मादा जनन क्या है। तो मादा जनन के अंतर्गत क्या आता है? वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आती है, अंडाशय आता है और बीजांड आती है। ठीक है, इतनी चीजें। और जो नर जनन वो तो है पुंकेसर, जिसको कहते हैं पुंकेसर, मतलब पुरुष का नर जनन। ठीक है, तो वो ये होते हैं परागकोश और पुतंतु। ठीक है,
इन्हीं पराग कोशों में पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण बनते हैं जिसको युग्मक बोला जाता है। युग्मकों का निर्माण मतलब पराग कणों का निर्माण पराग कोश में होता है। जब हवा चलती है या कोई कीट पराग कोश पर बैठता है या हवा चलती है तो उस कीट के रोमों में पराग कण जो है वो चिपक जाते हैं और वही कीट जब जाकर यहाँ पे बैठ जाता है वर्तिकाग्र पर, तो चूंकि वर्तिकाग्र चिकना होता है, चिपचिपा होता है, इसमें पदार्थ पाया जाता है, तो जो पराग कण आया वो इसमें चिपक गया और चिपक के ऐसे वर्तिका से होते हुए अंडाशय में आ जाता है और बीजांड से निकले हुए अंडों से निषेचन कर लेता है, आपस में मिल जाता है, जिससे युग्मनज बनता है और वही युग्मनज भ्रूण बन जाता है। उसके बाद फल और बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपने समझ में आया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नहीं एक चीज और देख लेते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परागण पढ़ रहे हैं। ठीक है, परागण की क्रिया क्या होती है। किसी भी पुष्पी पौधे में जनन के लिए परागण की क्रिया बहुत जरूरी होती है। तो देखते हैं परागण क्या होता है, लिख के बता देते हैं हम आपको। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ये परागकोश है, ये पुंकेसर है, नर जनन अंग होता है। इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से पराग कण जो है, पराग कण ऐसे 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 गए किसी भी माध्यम से, और ये वर्तिका जो कि स्त्री केसर का ही अंग होता है, वर्तिका, और वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की इसी क्रिया को परागण बोला जाता है। ये पुष्पी जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिया होती है परागण। बिना इसके आगे की क्रिया हो ही नहीं सकती, ना तो फल बन सकता है, ना बीज बन सकता है, कुछ भी नहीं होगा, जनन ही नहीं होगा। ठीक है, तो परागण बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। तो परागण क्या है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो ही गया, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं अब हम परागण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परागण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। इसको कह सकते हैं कि पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्वपरागण जिसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागण जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार के परागण होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। देखिए, जब एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में आपस में परागण की क्रिया होती है तो उसको स्वपरागण बोला जाता है। देखिए, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक पौधा है, मान लीजिए गुलाब का पौधा है ये। ठीक है, इस पौधे में कई सारे फूल लगे होते हैं। हम जानते हैं एक पौधे में कई सारे फूल लगे होते हैं। ये अभी हम स्वपरागण की बात कर रहे हैं। ये एक पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, इसमें पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पुष्पों में मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इन्हीं पुष्पों में अभी हमने बताया कि पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है। पुंकेसर नर जनन अंग को बोला जाता है, स्त्री केसर मादा जनन अंग को बोला जाता है। पुंकेसर में हमने बताया कि वो पराग कोश आते हैं। तो जब एक ही पौधे के, एक ही पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का
उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण बोला जाता है। या एक पुष्प के परागकोश का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण बोला जाता है। अब इसको लिख के हम देख लेते हैं। जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उन्हीं पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। समझ गए? जब एक ही पौधे के, जैसे ये एक ही पौधा है, इनमें दो तरीके समझने की कोशिश करते हैं। पौधा एक ही है, इसमें दो पुष्प लगे हुए हैं। अभी एक ही पुष्प में मादा जनन अंग और नर जनन अंग होता है। तो नर जनन अंग का जो पुंकेसर होता है उससे पराग कणों का मादा जनन अंग के स्त्री केसर तक पहुंचने, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, एक पुष्प से पराग, जैसे फिर एक समझ लेते हैं। ये पौधा है, यहाँ पे ये फूल लगा हुआ है एक पुष्प, और ये दूसरा पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये अंडाशय वर्तिकाग्र है, ये निकला हुआ है परागकोश है, ठीक है। इसी पुष्प, ये परागकोश के से जो है पराग कण निकलकर यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। पौधा एक ही है, तब एक ही पौधा होता है और उन्हीं एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में जब इस तरह की क्रिया होती है तो इसको स्वपरागण बोला जाता है। समझ गए? या इस पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाते हैं तब ये भी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। तो स्वपरागण क्या हुआ आप समझ गए कि जब एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागकणों का उन्हीं में से किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण बोला जाता है। जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के परागकोश से परागकणों को उन्हीं पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण बोला जाता है। बहुत अच्छी डिफिनेशन नहीं लिखी गई है, लेकिन समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त है कि स्वपरागण जब एक ही पौधे में इस तरह की क्रिया होती है तो इसको स्वपरागण बोला जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि सदाबहार होता है, सदाबहार हो गया, और गुलमेहंदी। सदाबहार और गुलमेहंदी में स्वपरागण की क्रिया होती है, मतलब एक ही पेड़ के पुष्पों के मध्य में आपस में स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। और अब देखते हैं परपरागण क्या होता है, ठीक है। परपरागण का मतलब पर माने तो दूसरा होता ही है, मतलब दो अलग अलग पौधों की आवश्यकता होती है। परपरागण के लिए एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों का होना अनिवार्य होता है, तभी परपरागण होगा। अब इस फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भी गुलाब का ही पौधा है, ये भी गुलाब का ही पौधा है, ठीक है, दोनों गुलाब के पौधे हैं। तो परपरागण के लिए आवश्यक है कि एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे हों, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये एक पुष्प है,
इस पौधे का पुष्प से परागकण जो है, ये भंवरा जो है यहाँ पे बैठा हुआ था परागकोश पर, इस पुष्प के परागकोश पर भंवरा बैठा हुआ था और परागकण इसके रोमों में चिपक गया और ये उड़ के जा रहा है दूसरे वाले पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग जो कि वर्तिकाग्र होता है उस पर ये भंवरा जाके बैठ जाता है। जब भंवरा बैठ जाएगा वर्तिकाग्र पर, तब जो इसके परागकण चिपके रहेंगे वो इस पौधे के वर्तिकाग्र के जरिए अंडाशय में पहुंच जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे युग्मनज हो जाता है और इस तरीके से फल और बीज का निर्माण हो जाता है। तो इसको कहा जाता है परपरागण। ठीक है, परपरागण क्या होता है? इसमें एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों की आवश्यकता होती है। एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे। ठीक है, परपरागण में क्या होता है? एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे रहेंगे, इनमें आपस में जब परागण की क्रिया होती है तो उसको बोला जाता है परपरागण। मैं यहाँ पे पूरी डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि समझा दे रहा हूँ कि परपरागण क्या होता है। स्वपरागण में एक ही पौधा पर्याप्त होता है, उन्हीं के पुष्पों के मध्य में परागण की क्रिया हो जाती है। और परपरागण का मतलब होता है पर माने दूसरा, मतलब दूसरे पौधे। तो परपरागण के लिए एक ही जाति के दो पौधों की आवश्यकता होती है और उनके बीच में जब परागण की क्रिया होती है तो इसको परपरागण बोला जाता है। ये होता है वायु के माध्यम से, हवा जब चलती है तो परागकण जो है उड़कर दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब परपरागण हो जाता है। या जैसे इस फिगर में दिया हुआ है कि भंवरा यहाँ पे परागकोश पर बैठा हुआ था तो परागकण चिपक गए और फिर इस पौधे के वर्तिकाग्र तक जाके बैठ गया तो वर्तिकाग्र में परागकण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो वर्तिका के जरिए अंडाशय में पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पर युग्मक जनन की क्रिया होती है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, फल और बीज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है परपरागण। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। ठीक है, तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ, एक ही पौधे में, एक ही पौधों के पुष्पों के बीच में जब परागण की क्रिया होती है वो स्वपरागण होता है। परपरागण मतलब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच में जब पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो वो परपरागण कहलाता है। और परागण मैंने बहुत विस्तार के साथ पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बताया कि परागण होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, पूरा डिटेल के साथ हमने आपको बताया कि परागण क्या होता है और उसके प्रकार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। और आपको बता दें कि ये हाई स्कूल कक्षा और के सिलेबस का है और 9, 11, 12 में भी आता है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए अनिवार्य है कि वो बायो से अपना अपडेट रखें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।